Hello friends, I would like to welcome you all to Pratidin Current Affairs News Discussion of 12th of March 2026 जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं APSC एज वेल एज UPSC रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डिस्कशंस और बहुत ल्यूसिड वे में आप सबके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ शुभोदीप। चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला इट इज़ अ फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया गया है बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, नहाई, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये जो इंडेक्स है ये क्या मेजर करती है, दैट देखो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, अब ये देखेगा दैट कौन कितने इंडिया के ऐसे नेशनल हाईवेज हैं जिसके आसपास वेजिटेशन और ग्रीन कवर्स है ना, उसके बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला गया है। और इसको क्या आप जाकर कोई फील्ड सर्वे करने के लिए कोई इंसान नहीं आएगा देखने के लिए, राइट। ये सिंपली सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास अवेलेबल है उनसे ही बेसिकली देखा जाएगा दैट हाँ कितना स्ट्रेच ऑफ हमारा नेशनल हाईवेज है जिसके आसपास हमारे ग्रीन कवर्स हैं, राइट। तो वही बोला गया, ये इंडेक्स जो है जॉइंट इनिशिएटिव है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का। और ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर होगी ना, ये ऑपरेट करेगी अंडर इसरो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसरो इज द ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद इट एज वेल। ठीक है ना। इसका की पर्पसेस क्या है, क्यों हम लोग ये इंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो अगेन हमारा मेन एम है दैट ग्रीन कवर को इंक्रीज करना, बट वो भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन असेसमेंट के साथ। इससे फायदा क्या होगा, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होगा ही। अगेन आज देखो जितने रोड्स है, क्या आज के 2 साल बाद भी उतने ही रोड्स रहेंगे क्या? नहीं, उससे ज्यादा ही रोड्स हम लोग बनाएंगे, है ना। बट रोड्स बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रोड्स बनने के साथ साथ वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी हो, दैट इज व्हाट आवर एम इज, है ना। इसीलिए ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो वही बोला गया, इस इंडेक्स को लॉन्च करने का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव यही है दैट एक साइंटिफिक बेसलाइन मिलेगा फॉर ग्रीन कवर अराउंड द नेशनल हाईवेज। क्यों? क्योंकि हम लोग ये साइंटिफिकली मेजरमेंट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल होता है ये मेजरमेंट करा कितना जाएगा? जैसे अगर ये हाईवे है ना, तो हाईवे के दोनों साइड का 1 किलोमीटर देखा जाएगा, दैट दोनों साइड के जो 1 किलोमीटर रीजन है उस स्ट्रेच में 1 किलोमीटर स्ट्रेच में कितना परसेंटेज ऑफ ग्रीन कवर है। ऑफ कोर्स हाईवे के ऊपर तो पेड़ पौधे नहीं लगे हुए रहेंगे ना यार, इट इज वेरी कॉमन सेंस, राइट। बट हाईवे के आसपास वाले रीजन में तो ग्रीन कवर हो सकते हैं। तो वही बोला गया, द फोकस एरिया इज दैट ये मेजर करेगा वेजिटेशन विद इन राइट ऑफ वे ऑफ हाईवेज। नाउ इसका मतलब क्या है राइट ऑफ वे ऑफ हाईवेज? राइट ऑफ वे मतलब वो डेजिग्नेटेड लैंड एरिया अलोंग द हाईवे नेटवर्क जिसको यूजुअली रिजर्व किया जाता है फॉर रोड्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्लांटेशन। अगर सोचो वहां पे प्राइवेट जमीन है, तो प्राइवेट जमीन में प्राइवेट इंसान लगाए या ना लगाए वो तो प्राइवेट इंसान का ना प्रॉब्लम है। बट एक होता है राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे वो लैंड होता है जिसको डेजिग्नेटेड ही किया जाता है दैट यहाँ पे फ्यूचर में रोड बनेगा या फिर फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या फिर प्लांटेशन होगी। आप बहुत समय देखो आपके घर के आसपास भी ऐसे रोड्स होंगे, रोड्स तो बने हुए हैं बट देखना रोड्स को बहुत डिस्टेंस छोड़ने के बाद लोगों ने घर बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस क्यों छोड़ते हैं हर लोग? क्योंकि वो रीजन जो है ना वो सरकारी जमीन होता है और वो सरकारी जमीन में ही सरकार बोल रही है दैट रीजन जो है ना जो छूटा हुआ रहता है जिसमें आज से 20 साल या फिर 25 साल बाद शायद कोई कंस्ट्रक्शन होगा, उस रीजन में क्यों ना वो, उसी को हम लोग कहते हैं राइट ऑफ वे। और उस राइट ऑफ वे में वेजिटेशन कवर होना चाहिए। ठीक है, तो यही बोला गया दैट सैटेलाइट डेटास के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। और प्राइमरीली कौन कौन से सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा? रिसोर्स सैट 2, रिसोर्स सैट 2A। ये सैटेलाइट जो है ना ये लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर होते हैं जो क्या एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के थ्रू हम लोग को 5 मीटर तक का रिजोल्यूशन एक्यूरेट डेटा दिया जा सकता है ना। आप सोचिएगा दैट ये क्या मैं बोल रहा हूं भाई, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग ये क्या है? देखो
इसका मतलब है देखो क्या होता है ना, सैटेलाइट, जैसे ये है धरती हमारा, ठीक है, ऊपर में क्या है, आसमान में सैटेलाइट है ना। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये सिग्नल्स भेजेगा और ये डायरेक्टली यहां पर देखेगा दैट हाँ रोड्स के आसपास। अब सैटेलाइट को कैसे पता चलेगा, सैटेलाइट के भीतर क्या कोई इंसान घुसा हुआ है क्या दैट वो देखेगा जाकर, नहीं ना। सैटेलाइट क्या करता है, ग्रीन कलर को अलग करता है, ब्राउन कलर को अलग करता है, ब्लैक कलर को अलग करता है। तो हाईवे के आसपास जो जो भी रीजन में ग्रीन कवर होगा उसी को तो ये सैटेलाइट काउंट करेगा ना, है ना। मतलब सैटेलाइट के भीतर कोई इंसान नहीं, बट हाँ इंसान ऑपरेट जरूर कर रहा है। अब सैटेलाइट का क्या काम है, उस ग्रीन हाईवे के आसपास के ग्रीनरी वाले कवर को कैप्चर करना, समझ रहे हो बात। तो वही बोला गया मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग का मतलब होता है दैट टू कैप्चर इमेजेस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो क्या आराम से जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा पार्ट वेजिटेशन है, क्योंकि वेजिटेशन का कलर कौन सा होगा बताइए, ग्रीन, है ना। वहीं पर सॉइल का कलर कौन सा होता है बताइए, या तो ब्लैक कलर का सॉइल होने से ब्लैक कलर, रेड कलर का सॉइल होने से रेड कलर। यूजुअली सॉइल कौन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर, है ना। और वाटर बॉडीज कौन कलर के होते हैं, ब्लू कलर, समझ रहे हो बात। तो अगर कोई सैटेलाइट आपको ग्रीन कलर दे रही है, मतलब ऑब्वियस सा बात है वो ग्रीन कलर, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दैट ग्रीन कलर रीजन इज कवर्ड बाय वेजिटेशन कवर। आशा करता हूं दैट इसके बाद तो कोई डाउट नहीं होगा आपका। चलिए कोई डाउट नहीं है ना, चलो अब ये वाला मुझे आंसर लिखकर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक फॉर श्योर। नेक्स्ट न्यूज, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड फॉर मैन इन कोमा। ये न्यूज काफी कल से बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, कल शाम से। एंड इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियरी, हेल्थ एथिक्स, ये एक बहुत बड़ा एथिकल सिचुएशन भी क्रिएट करता है हमारे गवर्नमेंट के पास। एक्चुअली रिसेंटली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया, परमिट दिया है दैट जी हाँ एक 32 ईयर ओल्ड मैन है जिनका नाम है हरीश राणा, राइट। 12 साल से भी ज्यादा हो गया, ये अभी भी कोमा में ही है ना। तो इनको कोमा में बहुत ज़्यादा दर्द फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे दैट हाँ इनको पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनके कंडीशन को देखते हुए बोला है दैट हाँ इनको पैसिव यूथेनेशिया के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो आज के केस क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे आपके साथ दैट पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, ठीक है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं इस केस का। 2013 में हरीश राणा जो थे ये एक बिल्डिंग से गिर गए थे और तब से ये परमानेंट कोमा में है ना। उनका जो सर्वाइवल है ना वो डिपेंड होता है ड्यू टू क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेड न्यूट्रिशन, मतलब वो मुंह से खा भी नहीं सकते हैं, सलाइन से खाना पड़ता है या फिर पाइप्स को घुसाकर खिलाना पड़ता है इनको, राइट, विद दीज ट्यूब्स एंड ऑल, है ना। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी ये तो आता भी नहीं है समझने में, बट एनीवेज मतलब इनका खुद का कोई मूवमेंट नहीं है शरीर का 12 साल से। कैन यू इमेजिन दैट। पहले ये ऐसा दिखते थे, बाद में अभी इनका कुछ ऐसा दिखता है, राइट। सो पैसिव यूथेनेशिया क्या है, यूथेनेशिया का मतलब होता है दैट देखो क्या होता है ना, कोई कोई खुद ऑटोमेटिकली मर जाता है बट कोई मरता नहीं है और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये देखकर ना आप एज ए इंसान आप खुद ही रो दोगे दैट यार ये इसको, आप बोलोगे भगवान इसको उठा क्यों नहीं ले रहे हैं जल्दी से, जिससे इनका दर्द तो कम है। तो अब देखो, अब क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं होता है ना, तो इस समय अब आप गला घोट के मार तो नहीं सकते हो ना किसी को, राइट। तो इसीलिए आप क्या करते हो, गवर्नमेंट से अर्जी लगाते हो दैट इनको मरने का हक है ना, क्योंकि इनका पूरा शरीर ही पैरालाइज हो चुका है, राइट। तो पैसिव यूथेनेशिया क्या है, पैसिव यूथेनेशिया इज इंटेंशनली अलाउइंग ए पेशेंट टू डाई, मतलब पेशेंट को अलाउ कर लेते हैं दैट ठीक है आपका मन था ना मरने का, चलो आप मर सकते हो, है ना। बट कैसे करके, ऐसा नहीं दैट कोई दवाई दे दो, मरने वाला दवाई जहर दे दो मार दो, नो 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 नो, ऐसे नहीं। कैसे करके, जो आपको जो लाइफ सपोर्ट दिया जा रहा था ना वो सपोर्ट देना बंद कर दिया जाएगा, दैट इज विदड्रॉइंग और विथ होल्डिंग इट्स लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड की पॉइंट्स है जैसे लाइफ सपोर्ट या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू कीप अ पेशेंट अलाइव, है ना। तो वो चीज जो है ना उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो धीरे धीरे स्टॉप कर दिया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू अलाउ नेचुरल डेथ, अलाउ करना दैट नेचुरली वो डेथ हो जाए, है ना। जहां पे क्योंकि इसकी ये तो केस ऐसा बन चुका है ना दैट रिकवरी इम्पॉसिबल है, लिटरली रिकवरी इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्टिव यूथेनेशिया। ध्यान दीजिएगा, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या हो जाता है, डेलिब्रेट एक्शंस लिया जाता है जिससे क्या मर जाए वो इंसान, है ना।
जैसे एक बहुत समय यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा था, एक वो लोग पॉड बना देते थे, उस पॉड के भीतर में इंसान घुस जाता था, सो जाता था, और वहां पर क्या हो जाता था ना, वहां का धीरे धीरे एकदम जानबूझ के पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता था, पूरा एकदम ऑक्सीजन हटा दिया जाता था, तो ऑटोमेटिकली इंसान मर जाएगा ना। तो वो बोला गया दैट वो तो हो गया डेलिबरेट, वो तो एक्टिव यूथेनेशिया हो गया। नो 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 नो, वो वाला अलाउ नहीं है इंडिया में। इंडिया में कौन सा अलाउ किया गया अभी? पैसिव यूथेनेशिया। तो देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हो, राइट? तो आप लोग को ये एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से अभी जो मामा ने बोला हुआ है दैट भाई, तो हम लोग को ए टू जेड सब कुछ पढ़ेंगे, राइट? तो कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दैट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहां से क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी या फिर मेंस में भी पूछा जा सकता है। सो डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपको ये बोल दिया गया दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया गया किस आर्टिकल के अंडर? तो व्हाट विल बी द आंसर? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही बोला गया, जैसे राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, बट कभी कभी क्या हो जाता है ना, इरिवर्सिबली भी लाइफ बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल, इट बिकम्स मेडिकली फ्यूटाइल, इसीलिए एक डिग्निफाइड डेथ अलाउ करना चाहिए, और वही चीज यहां पे किया गया। तो इसका अगर एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट देख लीजिएगा, तो एथिकल एस्पेक्ट क्या है? कहीं ना कहीं सैंक्टिटी ऑफ लाइफ वर्सेस राइट टू डाई, मतलब हाँ लाइफ भी होना जरूरी है, बट कहीं ना कहीं हमको हक होना चाहिए इंसान को, अगर इंसान का शरीर अलाउ नहीं कर रहा तो उसको मरने भी देना चाहिए। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज बाय फैमिली मेंबर्स। इस चीज को देखो, वही ना है दैट बहुत समय क्या होता है ना, देखो वो तो पेशेंट है, ऐसा भी तो हो सकता है ना उसके फैमिली मेंबर्स शायद जानबूझ के उसको मार देना चाहता है। नहीं नहीं, अब देखो ये केसेस वो कब होता है जानबूझ के मार देना? 1 साल 2 महीना 3 महीना वो वाले केसेस में देखा जाता है, राइट? बट ये तो 12 साल से है भाई, कौन मम्मी पापा चाहेंगे? वो लोग मम्मी पापा लोग भी दुखी दुखी, हर रोज वो लोग भी घुट घुट के मर रहे होंगे, है ना? आप खुद सोचिए, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में रखना है कितने पैसे आपके खर्च होंगे, राइट? तो वही बोला गया दैट ये भी होता है, और कहीं ना कहीं एक डायलेमा, एथिकल इश्यूज क्या है दैट डॉक्टर्स के लिए भी तो डायलेमा हो जाता है ना। अब डॉक्टर्स कैसे साइन कर ले वो चिट्ठी जिसमें क्या आप अलाउ कर रहे हैं आपके पेशेंट्स मर जाए? अरे आपको, आप डॉक्टर कब बने थे? आपको डॉक्टर बनने के समय क्या आपको शपथ दिलाया गया था दैट आप मेक श्योर करोगे दैट आपने पेशेंट्स सेफ रहे, बट ऐसा कंडीशन आ गया आपके पास। इसके अगर लीगल इशू देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं हमारे देश में कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन कानून भी नहीं बना हुआ है। इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस है हॉस्पिटल में, देयर इज नीड ऑफ क्लियर सेफगार्ड एज वेल, जिससे फ्यूचर में इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके। नाउ सवाल ये होता है दैट क्या इंडिया में यूथेनेशिया के रिलेटेड आज तक कोई जजमेंट आया है? अगर आया है तो कौन से जजमेंट है? देखो 2011 में एक केस आया था, अरुणा शॉनबाओ केस, राइट? ये केस था जिसमें वो जो अरुणा शॉनबाग थी वो वेजिटेटिव स्टेट में थी फॉर 38 इयर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था उनका एक्टिव यूथेनेशिया, बट अलाउ किया था पैसिव यूथेनेशिया को, क्योंकि यस इट इज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, राइट? जहां पर आप बिल्कुल बहुत दिन से कोमा में हो, वेजिटेटिव स्टेट में हो, तो यस यू विल बी अलाउड। नेक्स्ट इज कॉमन कॉज केस 2018। ये केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें पैसिव यूथेनेशिया तो लीगल है, एंड उसने रिकॉग्नाइज किया था दैट राइट टू डाई विथ डिग्निटी अंडर द आर्टिकल 21। तो ध्यान दीजिएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहां पे 5 स्टार इसको लगाना चाहता हूं, दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज अंडर आर्टिकल 21, है ना? तो व्हाट इज दिस? So yes, it allowed active medical directives as well, जैसे advanced medical directives। अच्छा ये क्या है? It allowed advanced medical directives, मतलब 2018 वाले केस में क्या अलाउ कर दिया गया था? इसका मतलब क्या होता है? एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जो क्या उस पर्सन के द्वारा लिखा जाता है, स्टेटिंग दैट द लाइफ सपोर्ट शुड नॉट बी यूज्ड इफ दे बिकम टर्मिनली इल और अनकॉन्शियस। मतलब फ्यूचर में अगर वो टर्मिनली एकदम परमानेंटली इल हो गया या फिर अनकॉन्शियस हो जाए तो लाइफ सपोर्ट शुड नॉट बी यूज्ड इन दैट वेरी केस, राइट? सो दीज आर द फ्यू ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू यूथेनेशिया विच इज देयर इन इंडिया। एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है आपसे दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव दैट इज लिविंग विल इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर अपने जरूर से लिखिएगा, आई विल बी चेकिंग फॉर योर आंसर टू कम, राइट?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फिशरीज, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हो। क्यों ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया 2500 करोड़ फिशरी सेक्टर के लिए, जिससे गवर्नमेंट भी कॉन्शियस है दैट हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू हम लोग को ब्लू इकोनॉमी जिससे प्रमोट कर सके। ब्लू इकोनॉमी मतलब देखो, एक होता है ग्रीन इकोनॉमी, है ना, जिसमें आता है आपका साग सब्जी, पेड़ पौधे, जो भी वहाँ से जो इकोनॉमी क्रिएट हो रही है। एक होता है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी मतलब मेक श्योर करना दैट जो पानी से जो इकोनॉमी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। किस चीज़ का इकोनॉमी क्रिएट किया जा सकता है पानी में, बताओ? मछलियों का प्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इतना जो एलोकेट किया गया, क्यों एलोकेट किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर और फिशरीज प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो इंडिया में। गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है लाइवलीहुड फॉर फिशर्स एंड फिश फार्मर्स, है ना, और एक सस्टेनेबल वे में। अब ऐसा नहीं दैट हाँ 1-2 साल तक तो उन लोग को फायदा मिल गया, फ्यूचर में नहीं मिले, नो 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 नो। मतलब ये फिशरीज को प्रमोट करना चाहते हैं इन सस्टेनेबल वे, जिससे इंडिया का जो रोल है ना इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन मार्केट, वो भी बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहां पे आपको कुछ डेटा शेयर करने वाला हूं, है ना। पहला तो है इंडिया का एक्सपोर्ट फिश प्रोडक्शन में कितना है, मतलब इंडिया जो है ना कितना प्रोडक्शन कर रही है और उसका कितना परसेंटेज इंडिया एक्सपोर्ट करती है, राइट। 2016 में अगर इंडिया 100 केजी का फिश प्रोडक्शन कर रही थी ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 केजी ही एक्सपोर्ट करती थी। और 2013 में ये बताया जा रहा है अगर इंडिया 100 केजी का उस समय फिश प्रोडक्शन करेगी तो 13 केजी एक्सपोर्ट करेगी। मतलब एक तो चीज कंफर्म है दैट मैक्सिमम चीज तो हम लोग खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, ज्यादा मछली तो हम लोग खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। और ये क्लियरली बताया जा रहा है दैट कहीं ना कहीं ग्रोथ तो होगा इन एक्सपोर्ट बाई 61%। आप बोलोगे यार यहाँ 10, ये तो 3% ही इंक्रीज हो रहा है। अरे भाई देखो, ये तो परसेंटेज वाइज है ना। अब देखो तब का 2016 में 10% से फॉर एग्जांपल 2 लाख होगा, राइट, और 2013 का 13% कितना होगा, तब शायद वो होगा आपका जाके 8 लाख, समझ रहे हो। तो यहाँ पे नंबर्स में हम लोग खेलेंगे ना, परसेंटेज में नहीं, राइट। अच्छा, ये जो परसेंटेज है इसके रिस्पेक्टिवली ये परसेंटेज है, ठीक है। तो और आंध्र प्रदेश पता है इंडिया में सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस करता है। यस, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुजरात। ये सब कुछ डेटाज है, याद रखना, राइट। अच्छा, एक्वाकल्चर का शेयर अगर इंडिया में देखोगे, देखो 2 टाइप ऑफ फिशिंग होता है पकड़ना, राइट। जो मछुआरे पकड़ते हैं ना, एक तो होता है कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग कौन सा होता है बताइए तो? जहां पे हम लोग नेट से ओशंस या फिर सी में जाता है, फिश पकड़ के लाते हैं, उसको हम लोग कैप्चर फिशिंग कहते हैं, ठीक है। 1986 में कैप्चर फिशिंग वाज 77%, 1996 में 67%। जैसे समय बीतता गया, कैन यू सी दैट 2013 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है दैट ये जो कैप्चर फिशिंग है ये और भी रिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ 38% ही हो जाएगा। पर शेयर ऑफ एक्वाकल्चर तो बढ़ रहा है ना। एक्वाकल्चर मतलब जैसे आपके घर के उसमें उधर पॉन्ड है या फिर एक बहुत बड़ा वेटलैंड है ना, और वेटलैंड में आप फिश को ही प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे फिश का चारा डालते हो। प्रॉपर आपका मेन एम है दैट उस वाले वाटर बॉडी से सिर्फ और सिर्फ फिश प्रोडक्शन किया जा सके। उस टाइप के एस्पेक्ट को हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं, ठीक है, जहां पे आप पर्टिकुलरली इन चीजों को कल्चर करते हो, जिसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट फिश का प्रोडक्शन करना। वो लेकिन देखो उसका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। 1986 में क्या था और 2030 में कहा जा रहा है ये 62% जो हम लोग इंडिया में फिश का प्रोडक्शन करेंगे ना, वो तो कल्चर के थ्रू करने वाले हैं हम लोग, राइट। अच्छा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्कीम है जिसका मेन एम है इंडिया के फिशिंग सेक्टर को सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल वे में डेवलप किया जाए। इसका की फोकस होने वाला है ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशिंग वैल्यू चेन। जी हाँ, फिशिंग वैल्यू चेन को मॉडर्नाइज किया जाएगा, इसमें इंप्रूव किया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर फिशरमैन्स का, और इंक्रीज किया जाएगा इन फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब जिससे फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़े। This is the main aim of प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इनफैक्ट आप देख भी पा रहे हो that 2003 से 2023-24 जब तक का डेटा सरकार के पास अवेलेबल है, फिश प्रोडक्शन इंडिया कितना स्काई रॉकेट भागा है। कैन यू सी दैट?
राइट। इनफैक्ट अगर आपको पूछा जाए ना दैट फिश प्रोडक्शन इन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट वो फिश प्रोडक्शन करता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर में कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल। तीसरा नंबर में कौन सा स्टेट है? गुजरात। फोर्थ नंबर में कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। फिफ्थ नंबर में कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। कैन यू सी दैट पहला जो टॉप 5 स्टेट्स है, ऑल द 5 स्टेट्स आर कोस्टल स्टेट। या अब देखो 6 नंबर में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बट उत्तर प्रदेश क्या कोस्टल स्टेट है क्या? नहीं ना। राइट, उत्तर प्रदेश नॉन कोस्टल लैंडलॉक्ड स्टेट है। राइट, मतलब लैंडलॉक्ड इन द सेंस दैट डायरेक्ट ओशन का कनेक्टिविटी, सी का कनेक्टिविटी नहीं है। राइट, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जा सकता है दैट कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन किया जाता है, बट वो वैसा स्टेट है जो क्या कोई कोस्टल एरिया से टच नहीं करता है। तो आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश। आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर हियर। राइट, तो सवाल होता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा पैसे डाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रमोट करने के लिए, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे फायदा क्या होगा फ्यूचर में? क्या कोई फायदा भी होगा? जी हां, कैसे नहीं फायदा होगा, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फायदा होगा वो है इंडिया का ग्लोबल पोजिशनिंग बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है ना, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के फिश प्रोडक्शन में 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना। तो ऑफ कोर्स यार, दुनिया में कभी भी अगर फिश रिलेटेड कोई भी कानून पास होगा तो इंडिया को तो लेना ही पड़ेगा, कंसीडर करना ही पड़ेगा ना, है ना। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। जी हाँ, तो इससे क्या होता है, जो मिलियंस ऑफ फिशर्स और फिश फार्मर्स को लाइवलीहुड जनरेशन, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन होगा तो उन्हीं को तो फायदा मिलेगा। राइट, तो इससे जो कोस्टल और रूरल एरियाज के फिश फार्मर्स हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के ब्लू इकोनॉमी को भी प्रोमोट करता है ना, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या, दैट वो पानी से जो क्रिएट किया वो इकोनॉमी। राइट, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, फिश इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी हाँ, मछली प्रोटीन का सोर्स होता है, जितना ज्यादा मछली खाओगे आपके शरीर पे प्रोटीन की कमी नहीं होगी। राइट, तो वही बोला कि इट इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एज वेल। और इससे अगर देखोगे लॉन्गर रन में रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, क्योंकि ये इंकरेज करता है इनकम डाइवर्सिफिकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन को। कहाँ? रूरल एरियाज में। आई होप द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलो अगर क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, आई होप दैट यू कैन आंसर दिस वेरी वेरी क्लियरली। राइट, सो प्लीज डू आंसर. I'll be waiting for your answer to come. This was all about the discussion that we had. Thank you guys. Thank you very much for this discussion.